हम इस देश के गुलाम लोग हैं। सुनने में अटपटा तो जरूर लगता होगा, मगर ये देश की सच्चाई है और देश की सच्चाई से अवगत कराने के लिए ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी के लोगों में चेतना पैदा करने के मकसद से ये परिवर्तन यात्रा प्रदेश व्यापी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और ये देश का कोई नया आंदोलन नहीं है, ये पुराना आंदोलन ही है। और वो आंदोलन है जिस आंदोलन के हमारे पुरखों ने चलाया था। ये वही आंदोलन है जिसको संत रविदास ने चलाया था। ये वही आंदोलन है जिसे संत कबीर ने चलाया था। ये वही आंदोलन है जो हमारा पुरखा ज्योतिबा फूले ने चलाया था, ये भी रामास्वामी पेरियार ने चलाया था, डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया था, ललाई सिंह यादव ने चलाया था, रामस्वरूप वर्मा ने चलाया था, मान्यवर कांसीराम साहब ने चलाया था और अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने चलाया था और वीरांगना फूलन देवी ने चलाया था। ये वही आंदोलन है हजारों साल से, और आजादी के 74 साल बीत गए। आज तक इस कमेरा समाज को, इस ओबीसी समाज को इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी अवसर नहीं मिला। भारतीय संविधान हमारे समर्थन में है। राइट टू लिव, हमें जीने का हक दिया है भारतीय संविधान ने। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। उनको ये खबर थी कि हमारे लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने को ये ब्राह्मण शाही ने मजबूर किया। आज देश में लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है और ब्राह्मण शाही खत्म हो रही है। तो लोकतंत्र में हमें जीने का हक दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए। मगर आजादी के 74 साल हो गए, आज तक हम लोग इज्जत, मान, सम्मान की, स्वाभिमान की जिंदगी नहीं बसर कर पा रहे। क्यों दिया राइट टू लिव डॉक्टर अंबेडकर ने? उन्हें पता था कि इज्जत की जिंदगी जीने का हक नहीं मिला। जिंदगी जीने का हक दिया, मगर 74 साल में यह हक आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देश का इतिहास भी धोखेबाजी का इतिहास है और जो लोग शासन सत्ता में आज तक बैठे हुए हैं, हजारों साल से इस मुल्क पर हुकूमत किया और आजादी के 74 साल से इस मुल्क के हुक्मरान बने हुए हैं, ये धोखेबाजी का चरित्र इनका है। ये धोखेबाज लोग हैं। छल, कपट और धोखा देकर के हजारों साल से इस कमेरा समाज को, इस देश के SC ST को, इस देश के OBC को, इस देश के माइनॉरिटी को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे लिंगायत हो, इस देश के लोगों को इज्जत, मान, सम्मान की जिंदगी नहीं जीनी और 74 सालों में सारा हक अधिकार छीन लिया धोखेबाजी से। धोखेबाजी का चरित्र इनका इतना भयंकर है कि इसीलिए इनको ना देश से मोहब्बत है और ना देश के लोगों से मोहब्बत है। इज्जत की जिंदगी नहीं जीने दिया। और धोखेबाजी का इनका इतिहास जानिए कि जब देश की आजादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 की हुई कि देश आजाद हो गया, तो वो केवल 15 अगस्त 1947 की जो आजादी थी वो हमारी आजादी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 की आजादी की जो घोषणा हुई वो ब्राह्मणों की आजादी की घोषणा थी। ब्राह्मण आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, मगर देश के लोग आजाद नहीं हुए। देश के लोग कौन हैं? देश के लोग तो इस देश का मूल निवासी है। असला बासिंदा इस देश का यही है जिसे बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम बनाया गया। और आजादी के 74 साल से इनको साजिश के तहत आज भी गुलाम बनाने का कार्यक्रम इनका जारी है। साथियों, जब देश की आजादी की घोषणा हुई तो उस समय देश में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। देखिए, जानिए, इनके धोखेबाजी को जानना समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की धोखेबाजी को, देश की आजादी की जब घोषणा हुई उस समय देश के अंदर 15 प्रोविंशियल कमेटी थी और 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री की। एक दावेदार ब्राह्मण नेहरू था और दूसरा दावेदार हमारे समाज का मूल निवासी, हमारा ही पुरखा सरदार पटेल थे। 15 प्रोविंशियल कमेटी ने वोट दिया, एक वोट ब्राह्मण नेहरू को मिली
और 13 वोट हमारे पुरखा सरदार पटेल को मिली। मगर किस तरह से ब्राह्मणों ने धोखेबाजी किया कि 1 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और 13 वोट पाने वाला बहुमत का समर्थन होते हुए भी हमारे पुरखों को प्रधानमंत्री साजिश के तहत ही ब्राह्मण लोग नहीं बनने दिए। जब ब्राह्मण नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के जितने भी राजे महाराजे थे, जितने भी पंडित पुरोहित थे, जितने भी जमींदार थे, जितने भी सेना और पुलिस के अधिकारी थे, जितने भी जजेस थे, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस में छा गए और कांग्रेस में रहते हुए आजादी का सारा फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया। आज तक 74 सालों से इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के SC ST OBC के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर एक भी राजनीतिक दल नहीं। कांग्रेस हुकूमत में आ गई, विपक्ष में कोई संगठन नहीं था, अपोजिशन पार्टी नहीं थी। ब्राह्मण नेहरू ने सोचा आज सत्ता में हम हैं, ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस है, विपक्ष में किसी भी मूल निवासी का दल नहीं आना चाहिए। इस बात को दूरगामी परिणाम को सोचते समझते हुए ब्राह्मण नेहरू ने ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में आनी थी, जनसंघ को 1948 में ब्राह्मण नेहरू ने प्रस्थापित किया। जनसंघ को नतीजा साफ कि सत्ता में भी ब्राह्मण की पार्टी और विपक्ष में भी ब्राह्मण की पार्टी जनसंघ, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कही जाती है। तो जब जनसंघ को नेहरू ने प्रस्थापित कर दिया तो देश के जितने भी हरामखोर थे, जितने भी जमाखोर थे, जितने भी मिलावटखोर थे, जितने भी नकली नोट बनाने वाले थे, जितने भी नकली नोट चलाने वाले थे, बम बनाने वाले थे, बम ब्लास्ट करने वाले थे, दहशतगर्द थे, आतंकवादी थे, कथावाचक थे, उपदेशक थे, मानस प्रचल करता थे, गाय गंगा और धर्म के नाम पर लूटने खाने वाले जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में छाए हुए। ये है ब्राह्मण की दोनों पार्टियां। 3.5% आबादी इनकी देश में है। आज की तारीख में हम अगर जाति आधारित गिनती हो जाए तो 60 से 65% इस देश में OBC है। SC ST और माइनॉरिटी को मिला दिया जाए तो 85 से 90% पूरे देश में हमारी तादाद है। और लोकतंत्र में तो संख्या बल का सिद्धांत है साथी। मगर 85 से 90% वाला ये समाज, कबीरा समाज, जो रात दिन खेतों में मेहनत करता है, पूरे मुल्क का पेट भरता है, मगर खुद भी भूखा और नंगा रहता है। इसके विकास की कोई योजनाएं आज तक 74 सालों में ब्राह्मणवादियों ने नहीं बनाई। 3.5% ब्राह्मण पूरे देश में छाया हुआ है और लोकतंत्र के हर सिस्टम पर वही बैठा है। और ब्राह्मणों की 6 पार्टियां हैं देश के अंदर। 3.5% का ब्राह्मण कांग्रेस को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण बीजेपी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण कम्युनिस्ट पार्टी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण मार्क्सवादी पार्टी को चलाता है, 3.5% का ब्राह्मण जयललिता की पार्टी को चलाता है और 3.5% का ब्राह्मण ममता और समता को चलाता है। सोचिए 3.5% का ब्राह्मण, उसके पास 6 राजनीतिक दल हैं पूरे देश में और हम 85 से 90% लोग हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर इस देश के मूल निवासियों का एक भी राजनीतिक दल नहीं है। तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? हो सकता है, संभव है, आपकी आवाज उठाने वाला कोई है। आज की तारीख में देश के लोकतंत्र में, चाहे वो व्यवस्था क्या हो, चाहे कार्यपाल क्या हो, चाहे न्यायपाल क्या हो, चाहे प्रचार तंत्र हो, देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हमारी आवाज को बुलंद करने वाला, हमारी समस्या के समाधान हो, इस आवाज को उठाने वाला देश के लोकतंत्र में एक भी राजनीतिक दल और हमारे लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी नहीं। इसी का नतीजा है कि हम बेबस, बेकसलाचार और गुलाम। 74 साल हो गए। 74 साल बहुत लंबा समय होता। 74 साल में किसी भी व्यक्ति की 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 3 पीढ़ियां गुजर गई, मगर हमारे विकास की कोई भी योजना इस मुल्क में ब्राह्मणों ने सोचा है। आज भी हम बेबस, बेकसलाचार और गुलाम हैं। 74 साल के इस लंबे समय में आज तक हमारे समाज के लोगों के लिए 2 जून की रोटी और शुद्ध पानी की व्यवस्था भी एक षड्यंत्रकारियों ने नहीं बनाया।
ऊंची जात के ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग जहां आलीशान बिल्डिंग, लग्जरी गाड़ियां, बैंक डिपॉजिट, गाड़ियों का काफिला और असलहों के बल पर समाज में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, वहीं हमारा एक कमेरा समाज ललचाई आंखों से उनकी तरफ देखता है और आज तक 74 साल से मांगने वाला समाज बना है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सारी चीज की मांग करता है, मगर आज तक आपके लिए कोई योजना नहीं बन पाई। जहां थे वहीं रह गया हमारा समाज, जबकि इस देश के मूल निवासी हम ही हैं। ये देश हमारा है और जब हमारे पुरखे इस देश पर राज करते थे, हमारे पुरखे इस देश के राजा थे, तो ये भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था और दुनिया में विश्व महाशक्ति के रूप में भारत जाना जाता था। मगर आज वही सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज गरीबी की मार झेल रहा है। दुनिया में जितनी गरीबी नहीं होगी उससे ज्यादा गरीबी भारत में है।